हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज हम इस वीडियो में सीबीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है 2025 के लिए उसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, ये क्लास 10 का पेपर है। सिमिलरली क्लास 12 का पेपर भी उन्होंने निकाला है। तो अगर आप लोगों को वो सोल्यूशन भी चाहिए तो वो भी हम धीरे धीरे अपलोड कर लेंगे। ओके, तो अभी इसमें आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो सीबीएसई के पेपर में मिल जाएगा, कौन से क्वेश्चंस आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किस में कितने नंबर है, किस में कितने चॉइसेस हैं। वैसे तो मार्क्स वाला पार्ट मैंने इसके साथ ही अटैच कर दिया है, तो आप क्वेश्चन पेपर के राइट साइड में इसका मार्क्स देख सकते हैं। हम लोग सीरियली सारे प्रॉब्लम एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। जो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं मैं उनको आपको डिटेल्स में लिख के नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट। उस पर आप लोगों को उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो पहला वाला एमसीक्यू है वैसे तो ये 1 नंबर का है, तो आई सजेस्ट कि आप इसमें 1 मिनट से ज़्यादा मत लगाइएगा, राइट। 30 सेकेंड्स में ये आपको हो जाना चाहिए। ऑलराइट, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फ्लुएंट हो जाएंगे ऐसे सम्स में। ये तो प्रैक्टिस का बात है। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप एमसीक्यू का सोल्यूशन लिखेंगे तब आपको सिर्फ सोल्यूशन ही लिखना है। ऑलराइट, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए है, सपोज। है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट मान लीजिए। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आप 1 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, और फिर लिखिएगा ऑप्शन ए, अगर वो करेक्ट आंसर है तो। ठीक है, वहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता है। ऑलराइट, हो सकता है आपको स्कूल में बोला गया हो कि जब स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं तब आप एक्सप्लेनेशन लिखिए, बिकॉज स्कूल में हो सकता है आप इधर उधर देख के आंसर लिख दें, टीचर को इसीलिए शक होता है। तो आप स्कूल में एक्सप्लेनेशन अगर लिखते भी हैं तो भी आपको याद रखना चाहिए कि बोर्ड में आपको एमसीक्यूज़ का कोई एक्सप्लेनेशन देने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप एमसीक्यूज़ को छोड़ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएंगे, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, और होपफुली आप सब लोगों ने एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है, जो आपको एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में मिल जाता है, वहाँ पे आप लोगों ने देख रखा होगा कि हर एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि जो पेपर होता है उसका स्टैंडर्ड बहुत ही एवरेज होता है। आप सब लोग जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया है उनके लिए पेपर बहुत आसान रहेगा। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सारे स्टेप्स लिख रहे हैं ठीक से। बिकॉज आप लोग अगर स्टेप्स ठीक से नहीं लिखेंगे तो उन स्टेप्स से मार्क्स डिडक्ट होते रहेंगे। ऑल्दो आपका आंसर सही होगा बट स्टेप्स में से आधा आधा नंबर चला जाएगा। और आपने अगर 5 सम में स्टेप्स में मिस्टेक किया या फिर कोई ज़रूरी स्टेप एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि आंसर सम बहुत आसान था तो आपने आंसर दिमाग में ही निकाल लिया और 2 स्टेप स्किप कर दिए, इससे क्या होगा, वो 5 में आपको 4.5 मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे अगर 3 4 सम्स रहे तो वहीं पे आपके 2 3 नंबर चले गए, राइट। तो ऑब्वियसली हम लोग परफेक्शन की तरह एम करेंगे। हाँ, अगर कोई गलती हो गया जो आपके हाथ में नहीं है, दैट इज़ फाइन। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, दैट इज़ फाइन। ऑब्वियसली फाइन नहीं है मतलब वो आपने कोशिश किया था, नहीं हुआ, वो फिर भी हम लोग मान सकते हैं। बट अगर आप लोगों को आंसर पता है और सम भी बहुत आसान है और फिर आपने बस स्टेप्स लिखने में आलसी बन गए, तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज आपको पता है कि आपने सम सही किया है, हमको पता है कि आपका तजुर्बा है, टैलेंट है उसको सॉल्व करने के लिए, बट फिर भी आपको उसमें पूरा नंबर इसलिए नहीं मिला बिकॉज आप आलसी थे और 2 स्टेप्स नहीं लिखे। राइट, लिखना बहुत आसान होता है, राइट। सोचना और पर्टिकुलर सम्स को आइडेंटिफाई करना ही डिफिकल्ट होता है। जैसे मैं अगर सम नंबर 2 देखूँ और देखते ही मुझे पता चल जाए कि ये कैसे होने वाला है, उसके बाद तो मैं ऑटो पायलट में चला जाऊंगा, राइट। डिजिट्स लिखूंगा ठीक से, एक बार चेक कर लूंगा कि मैंने सही से कॉपी किया है कि नहीं, उसके बाद आई सॉल्व इट। राइट, बट जब आप ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं तब आपको वही सर्टेन स्टेप्स रिकलेक्ट करने हैं जो आपने स्कूल में सीखा है या फिर जो आपने एनसीईआरटी की किताब से सीखा है। ऑलराइट, जो स्टैंडर्ड आपको बता दिया जाएगा उसी स्टैंडर्ड से आपको लिख के आंसर करना है। ठीक है, एमसीक्यूज में नहीं, ब्रॉड क्वेश्चंस में। ठीक है, होपफुली ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको हेल्प करेगा बोर्ड्स में फुल नंबर लाने के लिए। और अगर आपको कोई रिफ्रेशर कोर्स चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशंस चाहिए, कोई भी चैप्टर को रिफ्रेश करना हो, तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा, और टीम विल कॉन्टैक्ट यू। ओके, चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। पहला वाला क्या है, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पासेस थ्रू द पॉइंट्स। ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, और जो पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर है जो आपने शायद क्लास 9 में पढ़ा होगा, उससे मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ है। आपने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ग्राफ का जो भी आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल, उसके ग्राफ का जीरोज तभी निकलता है जब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ऑलराइट, कितने जीरोज होते हैं ये आपने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा से।
अगर आपका पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो उसका एट मोस्ट n जीरोज होंगे। ज़रूरी नहीं है कि n हो, n हो सकता है, n-1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट n से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे तो बोल दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब मैक्सिमम 2 जीरोज, राइट। तो यहाँ पे किन किन पॉइंट से पास करा है वो भी दे दिया हुआ है। तो पॉइंट्स, रूट्स या फिर जीरोज या फिर सोल्यूशंस तभी बनेंगे जब वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। तो आपको यहाँ से बस देखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं और उनका एक्स कोऑर्डिनेट को उठा लेना है। ऑलराइट, तो बहुत आसान था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ये वाला तो वाई एक्सिस पे लाई करता है, इसको नहीं लेंगे। ये वाला तो बिल्कुल कोई भी एक्सिस पे नहीं लाई करता, और ये वाला एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो फिर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कौन से हुए? -6 और +6, क्योंकि यही दोनों एक्स एक्सिस पे है, राइट। तो ऑप्शन डी मार्क करके आ जाएंगे। राइट, इसको अगर एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में लिखना है तो मैंने जो आपको बताया थोड़ी देर पहले, उसी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लॉजिकली अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आया तो। बट ये एमसीक्यू है, तो आपको बस क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन डी, इतना ही इनफ है, आपको एक नंबर पूरा मिल जाएगा। चलिए अगले वाला देखते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। चलिए इसको तो रफ वर्क में करना पड़ेगा। क्या इक्वेशंस दिया हुआ है? 3x माइनस के वाई माइनस 7, इसको एक बार में इधर ही ले आते हैं, और ये दो नंबर सम है, राइट। और फिर यहाँ पे 6x प्लस 10y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्राइटेरिया क्या पढ़ा था आपने? क्राइटेरिया था a1/b1 इक्वल टू a2/b2, फिर नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये होना चाहिए, राइट। तो a1/b1 क्या है यहाँ पे? 3/6, a2/b2 क्या है? -k/+10, और c1/c2 क्या है? 7/3, राइट। वैसे तो -7/-3 है, बट माइनस माइनस कट जाएगा, राइट। तो 7/3 लिखते हैं। देखिए ये वाला रेशियो हाफ के अप्रोक्सीमेट होता है, राइट। तो ये 7/3 से तो कभी इक्वल नहीं होगा। तो अगर हमने ये दोनों पे कॉन्सेंट्रेट किया तभी हमारा काम चल जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हाफ इक्वल टू -k/10, तो ये बन जाएगा k इक्वल्स टू -5, राइट। ये कौन सा सोल्यूशन है? बी। सिंपल है, राइट। आपको ये जो पढ़ा था आप लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस के चैप्टर में, जो 3 कंडीशन सबसे पढ़े थे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, राइट। पहले आपने 2 पढ़े थे, फिर कंसिस्टेंट में आपने 2 और सब पार्ट्स पढ़े थे, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशंस, राइट। अगर आपके पास सोल्यूशन आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट है, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो, राइट। और अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट होने का कंडीशन आपने अप्लाई कर दिया, काम हो गया। अगले वाला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। देखिए यहाँ पे आप लोगों को नॉट बोल्ड में कर दिया गया हुआ है, फिर भी जब आप लोग क्वेश्चन पेपर हाथ में लेके पढ़ेंगे पहली बार, तो ये जो पिटफॉल्स है ना, कि जो आप अगर नहीं देखेंगे तो आप शायद गलत मार्क करके आ जाएंगे, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा पेंसिल से, राइट। पेन से टीचर लिखने मना करता है कभी कभी इन्विजिलेटर, तो वो आप मत कीजिएगा। पेंसिल से तो अगर किसी ने मना किया आप इरेज कर देंगे, खत्म, राइट। तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, या फिर बॉक्स कर लीजिएगा, गोल कर लीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा ताकि वही चीज़ आपको इस क्वेश्चन करने के पहले दिख जाए। बिकॉज अगर आपने नॉट वाला पोर्शन इग्नोर कर दिया ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपने पहला वाला विच पढ़ा और लास्ट में ट्रू पढ़ा, राइट। क्योंकि आप जल्दी में, एग्जाम में प्रेशर रहता है, तो आपने जल्दी पढ़ा विच ट्रू, ओके, 4 ऑप्शंस में देखे कौन सा ट्रू, पहला वाला ही ट्रू है, मार दिया, राइट। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। एक नंबर है, आपको फ्री में मिल रहा है तो ले लीजिए, इसमें गलती करने की ज़रूरत है। पढ़ के देखते हैं क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स। बेसिकली ये लोग फॉल्स नहीं लिखेंगे, फिर आप तो विच पढ़ते फॉल्स पढ़ते सही पकड़ लेते, बट जो जल्दी करेंगे वो विच देखेंगे और ट्रू देखेंगे, ठीक है। वैसा नहीं है, हर एक वर्ड पढ़ लेना है। पढ़ने की तो आदत आप लोगों को है ही, आप तो क्लास केजी से पढ़ रहे हैं 10-11 साल हो गया पढ़ते हुए, तो उसमें आपको गलती नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अ नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। यहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या बोल रहा है? कोई भी सर्कल के एनी पॉइंट से नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन। हाँ ये तो सही लग रहा है। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो कोई भी रैंडम पॉइंट से मैं सीकेंड्स बहुत सारे ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये देखिए, ये पॉइंट अगर मैंने लिया ऑप्शन ए, अगर पॉइंट ए मैंने लिया तो देखिए पॉइंट ए में से तो 3 सेकंड तो मैंने निकाल ही दिए, राइट। और टाइम मिले तो आप और भी सारे सीकेंड्स निकाल सकते हैं, तो ये वाला तो ट्रू है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, ये भी ट्रू ही है, राइट। ये आपने पढ़ा था, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है।
ठीक है, दो टेंजेंट तो नहीं ड्रॉ किया जा सकता क्योंकि यूनिक होता है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये भी ट्रू हो गया। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक ही है, राइट। अब आप बोलेंगे सर डायमीटर वो वाला केस क्या होगा? नहीं, देखिए डायमीटर एक कॉर्ड ही है, ठीक है, लार्जेस्ट कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं, तो डायमीटर का एक स्पेशल नाम दिया गया हुआ है, बट आदत में वो कॉर्ड ही है। ऑलराइट, सो ऑप्शन ए बी सी सही निकले, गलत होना है ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल ओनली। देखिए सर्कल के इनसाइड अगर पॉइंट हो गया तो उसमें टेंजेंट नहीं आ सकता। आपने क्लियरली डेफिनेशन में पढ़ा था कि टेंजेंट सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट होता है तभी ड्रॉ किया जा सकता है। ऑलराइट, तो क्लियरली ये वाला गलत है, मार्क कर दें ऑप्शन डी। 4 नंबर एपी वाला सम है। nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-4, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये वाला अगर आप चाहें तो थियोरेटिकली कर सकते हैं, मैं तो बोलूँगा कि आप वैल्यू पुट करके देख लें, राइट, सबसे आसान होगा। एपी तो बता दिया गया हुआ है, तो 4 नंबर में आप क्या करेंगे? पुट n इक्वल टू 1, पहला वैल्यू क्या होगा? 7 × 1 - 4, राइट, तो ये क्या बना? 3। n इक्वल टू 2 में देखिए 7 × 2 - 4, 14 - 4 10, क्या बना? 10। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 7, राइट। अगर आप चाहते तो इसको थियोरेटिकली कर सकते थे। थियोरेटिकली करने के लिए क्या करना होता? आपको टी एन लेना होता 7n+4, आपको टी एन प्लस वन लेना होता 7n+1 - 4, तब आप डी को निकाल सकते थे Tn+1 - Tn करके, या फिर आप चाहते तो Tn - Tn-1 भी कर सकते थे। डज नॉट मैटर, जो भी करते आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता, पर इतना करने का क्या ज़रूरत है? एमसीक्यू है, आपको स्टेप्स दिखाना ही नहीं है। अगर आपको स्टेप्स ही नहीं दिखाना है तो इतना करके क्या फ़ायदा, राइट। बहुत आसान था, ये भी हो गया। तो छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ, इसीलिए इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं। इसके बाद अगले वाले वीडियो में मैं 5 6 7 या फिर अगर टाइम मिले 8 भी कर लूँगा, ठीक है। अगर आपको इन सोल्यूशंस में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आपको सीबीएसई के लिए क्लास 10 के लिए कोई रिफ्रेशर कोर्स भी चाहिए तो भी हमसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।